हेलो क्लास 10th। साइंस के एग्ज़ाम में गुड मार्क्स लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ओस बाल सैंपल पेपर में जो प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। उनको सॉल्व करने से हमें क्या समझ में आ रहा? सेक्शन ए जो बायो का है उसका रिवीजन हुआ। सेक्शन बी केमिस्ट्री का है उसका रिवीजन हुआ। सेक्शन सी फिजिक्स का है वो पूरा रिवीजन हुआ। कितने पीपी सेट हैं? 5 पीपी सेट हैं। तो एक बुक का रिवीजन, पूरे सिलेबस का रिवीजन कितने टाइम्स हुआ? 1, 2, 3। एक सेट में तीनों का एक-एक बार हुआ, तो 5 बार पूरी बुक का हुआ रिवीजन। कितने बार हुआ? 5 बार। इसको करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? इसको इसलिए कर रहे हैं, हम लोगों ने पूरे साल लाइन टू लाइन सब चीज़ें पढ़ी हैं, सब बातें समझी हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए इसको कर रहे हैं। किस तरीके के आंसर, अगर 2 नंबर में ये नहीं कि 2-3 लाइनें लिख दी, उसको एक्सप्लेन के साथ में लिख रहे हैं। उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें और इंक्लूड कर रहे हैं। अभी मैं आपको ये ओसवाल सैंपल पेपर से ही प्रैक्टिस पेपर नंबर करवाने जा रहा हूँ 4 को। देखो इसमें किस तरीके से आंसर्स को लिखते हैं, बनाते हैं। एग्ज़ाम में ये सब बातें आपके पास में क्या होगा उस समय? ऐसे ही पेपर मिला होगा आपके पास में, जैसे ये पैड है, राइटिंग पैड, ऐसे ही आपको इसमें आंसर शीट मिली होगी, आप आंसर लिख रहे होंगे। सेम उसी तरीके से मैं इस पेपर को करने वाला हूँ, ठीक है? और हैंड रिटन अपने आंसर्स आपको देने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। देखो समझना ध्यान से। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। देखो कितना आराम से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इसमें आराम से पढ़ने का रीज़न क्या है? अगर क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ नहीं रहा है तो हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाने से क्या होता है? एड्रेनालाइन, इससे पहले जो सिंपल पेपर मैंने सॉल्व करा था 3 में, उसमें एड्रेनाइल से एड्रेनल हार्मोन रिलीज हो रहा था जो हमें डर पैदा करता है, वो कंट्रोल में रहे, ठीक है? और हमने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा, इसमें देखा ऑप्शन विद ऑल करेक्ट, कौन सा सही स्टेटमेंट है। बात समझ रहे हो? ये गलती एग्जाम में हम लोग कर देते हैं और पूरा पूरा नहीं पढ़ते। अब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया, द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ ईच स्टेप इज गो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये ऑप्शन कैसे सही है? जैसे कि जो हम लोगों ने प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर से प्राइमरी में गए तो 10% ही तो एनर्जी जाती है। फिर प्राइमरी से सेकेंडरी में गए फिर 10% एनर्जी जाएगी जो यहाँ पर है। सेकेंडरी से टर्सरी में गए 10%, इसके बाद में क्वार्टरनी में गए 10%। तो हमने देखा जितने लेवल बढ़ रहे हैं तो एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यानी कि इस वाले पार्ट में क्वार्टरनी में एनर्जी इज वेरी लो, और यहाँ पर क्या हाई होगा? बायो मैग्निफिकेशन हाई होगा। बात समझ रहे हो यहाँ पर? तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन 1, ये सारे ही गलत हो गए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो ऑप्शन से सर कैसे लिखना है? जैसे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन, तो ए का थर्ड है। हमने देखा ए का थर्ड सिर्फ डी में है, तो सारे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहला देखा, हमने देखा थर्ड रीजनरेशन, टिक हो गया। सारे पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। अगर ये डिफर होते तो हमें पढ़ना पड़ता। नेक्स्ट देखो, from the given diagram, identify which organism a greater concentration of DDT, ये एक पेस्टिसाइड है, along with the name of this phenomena। ये जो डायग्राम दिया गया है, ग्रेटर कंसंट्रेशन किस में है? अभी मैंने बताया, अभी बिल्कुल यहाँ पर यही एग्जाम्पल लिया था। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो वही है, उसमें अलग तरीके से पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग दे दिया। तभी तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन पेपर ही सल्यूशन दे रहा होता है। ये मेरी टैक्टिक्स बनी हुई है, मैंने इतनी बार देख चुका हूँ। मतलब 100 में मैं 99% कहूँगा इसमें मैं सक्सेस होता हूँ इस चीज़ में, तभी मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। बायो मैग्निफिकेशन टॉप लेवल पर क्वार्टरनी में देखो हाई है या नहीं है, तो सिंपल पता चल गया ह्यूमंस बायो मैग्निफिकेशन। क्लियर हो गई बात? और देखो एक बात ध्यान दो, देखो पास आ जाओ जरा। इसमें देखो बायो फोर्टिफिकेशन लिखा है। अब देखो कंफ्यूज होके हड़बड़ी में ह्यूमन ह्यूमन देगा, बायो फोर्टिफिकेशन लिख दिया जल्दी से। ये गलती नहीं करनी है।
चूज द गैस रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर इन ए प्लांट सेल। कौन सी गैस रिलीज हो रही है फोटोलिसिस में? फोटोलिसिस, यहाँ फोटोसिंथेसिस मत पढ़ लेना, क्या है फोटोलिसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, कौन सी गैस? ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। अब देखो वही क्वेश्चन फिर से बन गया, अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। विच ऑर्गेनिज्म रिसीव 350 किलो जूल of energy if the energy received by the plant is 3.5 into 10 की पावर 5 किलो जूल। तो हमें बताना है विच ऑर्गेनिज्म रिसीव, इतनी एनर्जी कौन सा ऑर्गेनिज्म रिसीव करेगा? ग्रास हॉपर करेगा, क्योंकि ये सन से एनर्जी ग्रास को मिली, सन से एनर्जी ग्रास को मिली, उसके बाद में 350 किलो जूल की एनर्जी तो सिर्फ कौन लेगा? अपना ग्रास हॉपर लेगा, क्योंकि पहले लेवल में एनर्जी हाई होगी ना, इसलिए बात समझ में आएगी। फिर क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन प्लेज अ मेजर रोल व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन प्रिसाइसली थ्रू द डॉट्स। इस क्वेश्चन का आंसर सैम्पल पेपर 2 और 3 में कवर था, देखना उसमें मैंने ब्रेन के कई तरीके से बहुत अच्छा आंसर बना रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन मेजर रोल प्ले करता है ड्रॉ अ लाइन। तो ये बैलेंसिंग का काम बैलम करता है, बैलेंसिंग का काम कौन करता है? बैलम, सेरेबेलम। कौन करता है? सेरेबेलम, राइट। विच अमंग द फॉलोइंग डिपिक्ट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर? बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। कौन सा इसमें से इंटरेक्शन है? टेम्परेचर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत सही आंसर है ये ध्यान देखो कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ फूड मेकिंग बाय द प्लांट्स इज इंक्रीज। बात समझ रहे हो? तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसका आंसर भी आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल। देखो ये क्वेश्चन में रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल है डिकम्पोजर का, तो ये तो सही है ना। डिकम्पोजर क्या करते हैं? डेड और डिके प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करते हैं और सॉइल को न्यूट्रिएंट देते हैं, मतलब उसको मिनरल पैदा होते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। क्लीनिंग एजेंट भी कहलाते हैं। रीजन है डिकम्पोजर हेल्प इन रीचिंग ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन कहाँ से बना पाएंगे ये? ऑक्सीजन तो नहीं बना पाते, ये गलत है, तो ऑप्शन सी इज राइट। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ कॉल्ड एक्स। अब वुमेन के पास में दोनों ही एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के पास में, और मेल के पास में एक्स और वाई होते हैं, तो ये असर्शन सही है। रीजन नॉट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम आर पेयर्ड एज ऑब्जर्व इन मैन। देखो नॉट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम आर पेयर्ड एज ऑब्जर्व इन मैन, मैन में जो ऑब्जर्व करे जाते हैं, तो ये भी सही है क्योंकि मैन में कैसे होते हैं? एक्स और वाई होते हैं और वुमेन में एक्स एक्स होते हैं। लिखने का तरीका थोड़ा सा वैसा बना रखा है, ट्रिकी सा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये मैन की बात हो रही है, वुमेन की बात हो रही है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द सेक्रेशन रिलीज बाई एक्स लेवल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक्स लेटर है, बात समझना, एक्स क्या है? लेटर है, इंडिकेशन के लिए। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या लिखा है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑल्सो मेंशन इट एक्शन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में इसका क्या एक्शन हुआ समझते हैं। देखो इस आंसर को कैसे लिखेंगे, ये देखो जो एक्स लेवल है एंडोक्राइन ग्लैंड में, ये डायग्राम में जो दिया गया वो टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। इससे बॉडी में क्या होता है? बॉडी में ये मेल हार्मोन है, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर, इसकी ग्रोथ होती है, मूछें दाढ़ी निकल आती हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, मसल्स मतलब डेवलप होने लगती हैं, पेनिस का साइज बड़ा होने लगता है टेस्टिस के साथ में। तो ये डेवलपमेंट किसकी वजह से हो रहा है? जो हार्मोन रिलीज हो रहा है टेस्टोस्टेरोन। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आंसर राइटिंग का वे देखो क्या तरीके से मैं इसमें बता रहा हूँ, ये आपको
अपनी आंसर शीट में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, pollination in an is an important step that happens prior to fertilization. Do you support statement, give reason to support your answer. पॉलिनेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ना। डू यू सपोर्ट द स्टेटमेंट, गिव रीजन। देखो देखो मैं इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हूँ, यस आई सपोर्ट द स्टेटमेंट। पॉलिनेशन इज द क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट पीछे हम लोगों ने करा था जैस्मिन वाला, जैस्मिन वाले में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। दैट मेक ऑल सब्सिक्वेंट स्टेजेस इंक्लूडिंग फर्टिलाइजेशन, और क्या बनता है, सीड फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बनता है। क्लियर हो गई बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में अपना है पॉलिनेशन से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट इज पॉलिनेशन एंड व्हाट आर इट्स टू मेन टाइप्स, एक्सप्लेन ईच टाइप विद एग्जाम्पल। अब देखो है तो 2 नंबर का, लेकिन बात कितनी सारी पूछी कि पॉलिनेशन भी बताओ, 2 मेन टाइप भी बताओ, एक्सप्लेन भी करो उन टाइप को। अब मार्क्स के वजह से आप छोटा सा नहीं लिख सकते हो, एक्सप्लेन प्रॉपर करो, ठीक है। देखो समझ लो बात को। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा। मेल एंथर से फीमेल के स्टिग्मा में जाता है, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। इसके 2 मेन टाइप हैं, पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen from the anther to the stigma of the same flower or another flower on the same plant। सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में गिर जाएगा या सेम फ्लावर का उसी में गिर जाएगा। जैसे कि इसके एग्जांपल में पी, राइस, वीट। इसका मैं बना के बताता हूँ कैसे सेल्फ पॉलिनेशन है। जैसे ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट में 2 फ्लावर हैं, ये फ्लावर 1 है, ये फ्लावर 2 है। तो मेल जो एंथर है, इसका मेल एंथर ये मान लो, इसका इसी के स्टिग्मा में गिर गया, तो ये कौन सा हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन। या इसका मेल एंथर, इसका मेल एंथर उसी प्लांट के स्टिग्मा में गिर गया। देखो प्लांट तो सेम है ना, प्लांट क्या है, सेम। तो ये पॉलिनेशन कौन सा हुआ, सेल्फ हो गया। कौन सा हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। फिर क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस pollination the transfer of pollen from the anther of one flower to the stigma of a flower on a different plant of the same species। देखो एंथर एक फ्लावर का दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाके गिर जाए, तो उसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, एप्पल, मैंगो और सनफ्लावर। एप्पल, मैंगो और सनफ्लावर। सेल्फ में क्या है, पी, राइस और वीट। पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है, देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर है 12। फॉलोइंग अ प्लांट hybridization experiment where a plant breeder crossed a homozygous round seeded plant with homozygous wrinkled seeded plant। होमोजाइगस में राउंड, और ये भी कैसा है, रिंकल। होमो मतलब सेम होंगे दोनों, मिक्स नहीं होंगे। जैसे राउंड ही राउंड होगा, इसमें रिंकल और रिंकल होगा। F1 ऑफस्प्रिंग ऑप्टेन हुई है, बाद में सेल्फ पॉलिनेटेड हुआ है, और F2 ऑफस्प्रिंग बनी है। कैलकुलेट करना है हेट्रोजाइगस की परसेंटेज F1 में कितनी होगी। देखो इसको पहले समझाते हैं, फिर थ्योरी आप देखना कैसे होगी। समझो कि पहला कैसा है, राउंड, तो मैंने कैपिटल आर ले लिया राउंड के लिए। दूसरा कैसा है, रिंकल्ड, स्मॉल आर ले लिया। पहली जनरेशन क्रॉस के बाद देखो, इससे गैमेट कैपिटल आर आया, इससे स्मॉल आर आया। जब इससे मैंने क्रॉस करवाई तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आया। और इसमें डोमिनेंट क्या है, राउंड वाला, कैपिटल लेटर के डोमिनेंट होते हैं। तो ये सभी कैसे हो गए, राउंड हो गए। यानी 100% हमें क्या मिल गया, पहले में क्या मिल गया, हमें 100% पहले में राउंड मिल गया। समझ गए, ये बनाना है इस आंसर में। और देखो दूसरे में क्या पूछा है,
परसेंटेज ऑफ रिंकल्ड सीडेड प्लांट इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में आप समझो ये आ गया। अब F2 का समझो, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे राउंड रिंकल, राउंड रिंकल इसकी क्रॉस करवानी है, ठीक है, राउंड रिंकल की क्रॉस करवानी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, राउंड रिंकल, ये जो मैं बनाता हूँ इसे पनेट स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, पनेट स्क्वायर, राउंड रिंकल, ये स्क्वायर बन जाता है ना। अब देखो, कैपिटल आर की कैपिटल आर से, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैप स्मॉल कैपिटल। अब यहाँ पर समझना क्या बना है, हमें बताना है यहाँ पर रिंकल सीड के F2 में। रिंकल सीड तो एक ही बना, और ये तीन कैसे बने, राउंड, तीन बने हैं राउंड के, राउंड, और एक बना है रिंकल का, एक किसका बना है, रिंकल्ड का। अब समझो, तो टोटल हैं कितने, चार, चार में एक रिंकल का बना है इंटू 100, 4 से कट करेंगे 25%, कितना आ गया, 25%। बात समझ में आई। ये एग्जाम्पल इंक्लूड करने हैं। और देखो ये जो रेशियो है, पीछे पेपर में बताया कौन सा रेशियो, ये मिक्स वाले इंक्लूड है ना, तो फेनोटिपिक रेशियो है। कैसे रेशियो है, फेनोटिपिक रेशियो। और आंसर कैसे लिखेंगे, देखो वो एग्जाम्पल इंक्लूड करना है। पहले में आया था 100%, क्रॉसिंग मैंने जब आर राउंड की होमोजाइगस मतलब सेम है, देखो ना दोनों सेम है, राउंड की रिंकल से कराई तो सारे ही ये बने, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखो क्या बने थे, कैपिटल आर स्मॉल आर। दीज आर हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस क्यों हुआ, मिक्सिंग आ गई राउंड और रिंकल की। एंड ऑल हैव राउंड सीड बिकॉज राउंड इज डोमिनेंट। दूसरे वाले में ये एग्जाम्पल दोगे पहले, ये वाला, और फेनोटिपिक रेशियो लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 25% सेल्फ पॉलिनेटिंग F1 प्रोड्यूसेस F2 विद जेनोटिपिक रेशियो। जेनोटिपिक रेशियो देखो, ये प्योर राउंड लिया, ये मिक्स वाला लिया है, टू आए हैं ये, और ये एक क्या आया है, प्योर रिंकेड। और फेनोटिपिक रेशियो क्या है, तीन राउंड और एक रिंकेड का। आंसर समझ में आया किस तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड मार्क द फॉलोइंग पार्ट्स। हमें एक नीट डायग्राम बनाना है और ये पार्ट को मार्क करना है। देखो मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, ये इधर बुक में बना हुआ है न्यूरॉन का, ये रहा, ये रहा वो डायग्राम। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बना दिया। एक बार ध्यान से देख लो कैसे बनेगा, सारी चीजें मेंशन करोगे कि न्यूक्लियस, ये सेल बॉडी, ये ब्रांचेस, डेंड्राइट है, एक्सोनल एंड है, माइलिन शीट है। तो ये पूरा डायग्राम आपको बनाना है और लेबलिंग करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। लेबलिंग पता कैसे करते हैं, लेफ्ट राइट अल्टरनेट में करते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या पूछा गया है, हाउ इज द एक्सॉन टर्मिनल इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग नर्व impulses from the receptor to the specific areas in the brain। कैसे एक्सोनल टर्मिनल कन्वर्ट करता है, समझना आंसर को, आंसर को ध्यान से देखो। द एक्सॉन टर्मिनल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इनटू केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल को किस में बदला, केमिकल में, बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या रिलीज कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। दीज केमिकल्स डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्स टू बाइंड विद द रिसेप्टर्स ऑन द नेक्स्ट सेल। साइनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का गैप होता है, तो उसको अक्रॉस करते हुए अगले सेल में जाएगा, इफेक्टिवली ट्रांसफरिंग द नर्व इम्पल्स टू स्पेसिफिक ब्रेन एरिया। बात समझ में आई। आंसर राइटिंग का प्रोसेस देखो, पॉइंटेड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, और एक्सप्लेनेशन के साथ में एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द डायलिसिस फ्लूइड इज हैविंग सिमिलर कंपोजिशन एज दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, इज दिस ट्रू, एक्सप्लेन। हाँ ये बिल्कुल सही है, यस इट इज ट्रू। Dialysis fluid has a composition similar to blood plasma but lack nitrogenous waste like urea. This concentration gradient allows waste products to diffuse from the blood into the blood fluid while retaining essential substance। तो क्या होता है, किडनी का काम होता है
ब्लड और यूरिन को अलग करने का। लेकिन डायलिसिस फ्लूइड जो है वो कंपोजिशन है ब्लड प्लाज सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा, बट इसमें नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट हैं जैसे यूरिया वगैरह, और this concentration gradient allow waste product to diffuse from the blood into the fluid while retaining essential substance। वापस वो रीएब्सॉर्ब कर लेता है ना। हम लोगों ने ऐसे आंसर्स को भी कवर रखा है, जो जैन में मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें इन आंसर को भी कवर करा था ट्रिक के साथ में, देख लेना उसको भी, जैन वाली वीडियो रिवाइज कर लेना। What is the fate molecules like glucose, amino acid, etc. in the initial filter? फैट मॉलिक्यूल ग्लूकोज और अमीनो एसिड, देखो समझना बात को, इन इनिशियल फिल्ट्रेट molecules like glucose, amino acid are selective reabsorbed back into the blood by the tubular क्या है epithelial cell। ये नाइन्थ में पढ़ा था, ध्यान आया, epithelial cells। This process is typically an active transport mechanism, ensuring these valuable nutrients are not lost in the urine। आंसर देखो कैसे लिखा गया, इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में अगर ये नहीं आता हो तो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक no characteristics are lost during the process sexual reproduction, however in an organism either of the allele get expressed। एक्सप्रेस करने वाले कौन से होते हैं, एक्सप्रेस करने वाले हमारे डोमिनेंट होते हैं। दिस एलीली नोन एज डोमिनेंट, देखो आगे लिख भी दिया है। इन द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट अ प्लांट प्रोसेसिंग एक्सियल फ्लावर डिनोट, एक्सियल फ्लावर कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं और टर्मिनल फ्लावर स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं। ये एक फिगर दिया गया, ये एक्सियल का कैपिटल है, टर्मिनल का स्मॉल है। पहली सैपलिंग से पहली जनरेशन आएगी, फिर F2 बनेगी। क्वेश्चन में पूछा ये है, वेयर कैन यू एक्सपेक्ट द फ्लावर्स टू बी प्रेजेंट इन देयर F1 प्रोगेनी। F1 प्रोगनी में कैसे होंगे F1, अभी कई बार बताया, जैसे कि ये वाला मैंने कहा ना राउंड एंकल को, वैसे ही कर लेते हैं। देखो देखो समझना, सबसे पहले हमने ले लिया एक्सियल, एक्सियल में कैपिटल ए है और उसमें स्मॉल ए, ध्यान से देख लो जरा, ये कैपिटल ए यहाँ से निकला, यहाँ से स्मॉल ए निकला, पहली जनरेशन में क्या बना, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ये कैसा होता है, कैपिटल वाला डोमिनेंट होता है एक्सप्रेसिव, यानी कि ये एक्सियल होगा। सारे कैसे बने F1 जनरेशन में एक्सियल। क्लियर होगी बात ये। इन व्हाट रेशियो वुड यू फाइंड एक्सियल एंड टर्मिनल फ्लावर्स प्लांट इन द F2 प्रोगनी। F2 प्रोगनी में बताना है, आप समझो, समझना जरा ध्यान से। फिर देखो देखो ये सब चेंज हो रहा है लेकिन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही लग रहा है। देखो इसकी क्रॉस करवा दी इससे, तो क्या बनाएंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे। अब की स्क्वायर में प्रॉपर बना ही लेता हूँ, ये देखो स्क्वायर की चारों साइडें सेम होती हैं, आप प्रॉपर इस तरीके से बनाना, मैं रफली बनाता हूँ उसमें। ये प्रॉपर अपना स्क्वायर बनना है। अब ये और ये आ गया दूसरा वाला, ये प्रॉपर स्क्वायर बन गया। अब देखो करवाओ, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। यहाँ पर समझो जेनोटिपिक रेशियो पूछेंगे, जेनोटिपिक रेशियो, जेनोटिपिक रेशियो में क्या लिख दोगे, एक है कैपिटल ए यानी कि प्योर एक्सियल, तो देखो मिक्स के हैं, तो मिक्स के हैं, और एक कैसा है प्योर टर्मिनल है। फेनोटिपिक, ये रट लो भाई, ये आएगा फेनोटिपिक रेशियो। फेनोटिपिक रेशियो में क्या है, तीन कैसे हैं एक्सियल के, अब इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, तीन एक्सियल के हैं और एक कैसा है टर्मिनल का है, टर्मिनल। ये फेनोटिपिक रेशियो होगा, ये जेनोटिपिक रेशियो होगा। बन गया F2 जनरेशन, ये होगा। ये किसका मैंने बनाया, F2 जनरेशन का क्रॉस करवाया है, राइट। अब इसमें व्हाट कंक्लूजन अबव द ऑब्जर्वेशन, देखो समझते हैं, आ जाओ। वो डायग्राम दोनों बनेंगे, पहले में क्या है, सारे ही कैसे है F1 प्रोगनी विल हैव एक्सियल है, एक्सियल है या नहीं है, देखो पहले में सारे ही एक्सियल है क्योंकि कैपिटल ए डोमिनेंट है, पहली जनरेशन में सारे एक्सियल है, 100% है। द रेशियो ऑफ एक्सियल टर्मिनल
प्लांट F2 प्रोगनी 3:1। ये कौन सा रेशियो दिया है? फेनोटिपिक। कौन सा रेशियो दिया है? फेनोटिपिक। क्लियर हो गई बात? ये फेनोटिपिक हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद पूछा है द ऑब्जर्वेशन लीड टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है? हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगोट ऑन वन ट्रेट डोमिनेंट विल कंसील द प्रेजेंस ऑफ अनदर ट्रेट रेसेसिव। एक क्या था? डोमिनेंट कैपिटल वाला एक्सियल, और एक क्या था? रेसेसिव स्मॉल वाला फॉर द सेम करेक्टरिस्टिक्स। इट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखना, शोइंग दैट द रेसेसिव ट्रेट reappears reappears in the F2 generation। F2 जनरेशन में ये दोबारा देखने को मिला when allele separate during gamete formation। कहने का मतलब क्या है? देखो F2 जनरेशन में हमें प्योर के अकॉर्डिंग, अगर जब मैं देखता हूँ किसके अकॉर्डिंग? प्योर के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या मिला? देखो एक्सियल भी मिला और टर्मिनल भी मिला, राइट? बात समझ में आई? इसमें ये फिगर भी रहेगा। फिर क्या है आगे पूछा गया है? ड्रॉ अ पनेट स्क्वायर, आइडेंटिफाई पॉसिबल। अच्छा, पनेट स्क्वायर तो ये बन गया, तो इसमें ये वाला इंक्लूड कर दोगे, ये वाला पोर्शन इंक्लूड कर दो। बात समझ में आ गई? देख रहे हो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, फिर यहाँ पर इसमें राउंड रिंकल से पूछ लिया गया। देख रहे हो बात को? चलो आगे आ जाओ। 16 क्वेश्चन में क्या है समझते हैं बात में। एक्सप्लेन हाउ डज अमीनो एसिड गेट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर डाइजेशन। अमीनो एसिड समझना, आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान से देखो मैं कितना आराम से रीड कर रहा हूँ, ये बात नोटिस करो। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अमीनो एसिड आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब प्रोटीन डाइजेस्टेड हो गया उसके बाद अमीनो एसिड रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम से थ्रू द बिलाई। बिलाई क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। एब्सॉर्ब के टाइम पर इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इसमें रिच ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा रिच होता है। दिस प्रोसेस प्राइमरली अकर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ फैसिलिटेड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लोकेटेड विद इन द बिलाई। देखो बात समझ में आई आपको? ये आंसर कंप्लीट हुआ। पहली, जैसे एनसीईआरटी में होता है पहली और बूझो, वो याद है। पहली स्टेटेड द डाइजेस्टेड फैट्स आर आल्सो एब्सॉर्ब इन ए मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ अमीनो एसिड। भूजो disagreed with her statement. Whom do you support? Explain with a reason. आज देखो, I support Vuzo by digested fats are absorbed directly into the blood। जो digested fat है वो absorb कर लिया जाएगा सीधे blood में, like amino acid, because are insoluble instead they are first incorporated into small droplets called micelles and then reformed into xylo chylomicrons, which are absorbed into the lacteals of the villi before eventually entering the bloodstream। ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने से पहले और माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिन्हें कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स। ये आंसर समझ में आया? नहीं आया है अच्छे से लर्न कर लेना, बट आंसर लिखना है इस तरीके से, ठीक है? चलो, lymph has a similar composition as that of blood। How does it differ in its function? Mention any two of the function। देखो lymph blood कितना सिमिलर है समझते हैं। देखो लिम्फ कंपोजिशन है वो ब्लड की तरह सिमिलर प्लाज्मा है, बट उसमें क्या होता है? विद लेस प्रोटीन एंड नो आरबीसी। क्या है उसमें? प्रोटीन बहुत कम है और आरबीसी तो है ही नहीं। इट सर्व डिस्टिंक्ट रोल, जैसे फैट को ट्रांसपोर्ट करने में और इम्यून डिफेंस में। फैट कैसे? इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड। Immune defense, it drains excess fluid from tissues back into the blood and contains lymphocytes to the fight infections। तो lymphocyte को हेल्प करता है जिससे अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट हो, जिससे बाहर से आने वाले जो पैथोजन है उनसे लड़ सके
या फूड के जरिए जो बॉडी में एंटर हुए हैं उनसे फाइट कर सके, हमें स्ट्रांग बना सके अंदर से। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्या है, और वाला, विद हेल्प ऑफ द नीड डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। हार्ट का यहाँ पर फिगर बनाना है, यहाँ पर मैं मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाला हूँ। हार्ट का फिगर जो एनसीईआरटी में दिया है वो ध्यान से समझना, इस बहुत प्यारा आंसर लिखा है ये। द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन है, यस, विद 4 चैम्बर, 4 चैम्बर है, 2 अपर आर्टिया और 2 लोअर वेंट्रिकल्स। मैकेनिज्म समझना, अपर वाले क्या हैं आर्टिया, लोअर वाले क्या हैं वेंट्रिकल्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान से सुनो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम, कहाँ एंटर करता है राइट एट्रियम, मूव्स टू द राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, एंड इज पंप टू द लंग्स, और लंग्स को पंप कर दिया जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लंग्स से, एंटर द लेफ्ट एट्रियम, कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में, मूव्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए, और पंप कर दिया जाएगा रेस्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऑर्गन के लिए, अदर पार्ट्स के लिए। वॉल्व्स क्या करती हैं, ब्लड के बैक फ्लो को इंश्योर करती हैं कि वापस नहीं आना चाहिए, वॉल्व्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वॉल्व्स इंश्योर वन वे ब्लड फ्लो, वन वे मतलब बैक नहीं होना चाहिए ब्लड फ्लो। तो ये कितने बड़े आंसर को कितना कंसाइज करके क्रिस्पी तरीके से बनाया गया, समझ में बात आई है, पहुंच गए। चलो सेकंड क्या है, फिशेस एंड मैमल्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेशन, however the former have single and latter have double circulation, distinguish between two types of circulation। सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन फिशेस और डबल सर्कुलेशन मैमल्स। ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट वंस इन वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में, इसमें क्या है ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल, डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमंस में। मैमल्स में आते हैं ह्यूमंस, द हार्ट ओनली रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर क्या है हार्ट रिसीव बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सेपरेट चैम्बर्स, जैसे कि ऊपर भी पढ़ा भी था, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के लिए जाएगा, फिर लंग्स को भेज दिया जाएगा। वो कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड लंग से राइट एट्रियम के लिए, राइट एट्रियम से सॉरी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए, बॉडी के रेस्ट पार्ट में भेज दिया जाएगा। इसमें जनरली लेस एफिशिएंस, लोअर ब्लड प्रेशर, हाई एफिशिएंट हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि बॉडी ऑर्गन के लिए फेंका जा रहा है ना ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ फेंका जा रहा है, बॉडी ऑर्गन के लिए थ्रो किया जा रहा है, तो प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि पंप कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से, पंप किधर के लिए हो रहा है बॉडी ऑर्गन के लिए, रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए। क्लियर होगी बात, ये डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्शन बी है, सेक्शन बी हमारा है केमिस्ट्री का। आ जाओ, सेक्शन ए हम लोगों ने 33 मिनट में ओवर कर लिया, बहुत अच्छा करा है फिर तो, और वाले भी इंक्लूड करें। चलो सेक्शन बी, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट इट टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, सिल्वर क्लोराइड जब हम सनलाइट में रख देंगे तो सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा, क्या होगा सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट में रखेंगे तो फोटो डिकम्पोजिशन है, कौन सी रिएक्शन है फोटो डिकम्पोजिशन, क्या होगा सिल्वर अलग हो जाएगा। क्लियर होगी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लीचिंग पाउडर इज इनकरेक्ट, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या लिखा, इनकरेक्ट है, सिंपल सी बात है, इट लाइब्रेट्स क्लोरीन व्हेन एक्सपोज टू एयर, ये गलत है, ये गलत है, क्या क्लोरीन लाइब्रेट मतलब निकलना व्हेन एक्सपोज टू एयर, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट में क्या है, why does aluminium develop a thin layer of oxide on its surface, aluminium develop a thin layer of oxide to prevent further corrosion, एल्यूमिनियम के ऊपर लेयर आ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उसका फॉर्मूला Al2O3 होता है,
तो उसके बाद लेयर आ जाएगी, वो उसको प्रिवेंट करता है लेयर, इसको एल्यूमिनियम को रस्टिंग से कोरोजन से प्रिवेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द केमिकल बिहेवियर ऑफ सिंगल बॉन्ड COH। अब देखो बॉन्ड, ये फंक्शन ग्रुप भी लिखा, उसका नाम भी लिख दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या ये लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड मतलब H पॉजिटिव आयन, हाँ बिल्कुल सही, पहला तो सही हो गया। देखो यहीं से मिला, नाम से ही इसका काम निकला, H पॉजिटिव आयन एसिड में होते हैं, तो पहला सही, पहला इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो सी वाला एलिमिनेट हो गया। अंडरगो स्ट्रिफिकेशन विद अल्कोहल, ये देख लो, ये तो रिएक्शन रटी होनी चाहिए कि अल्कोहल की, अल्कोहल कौन सा, एथेनॉल की एथेनोइक एसिड से रिएक्शन करवाने पर ईस्टर बनता है, और ये रिएक्शन स्ट्रिफिकेशन कहलाती है, सही है। फिर है इट न्यूट्रलाइज बेस टू फॉर्म सॉल्ट वाटर, एसिड की बेस से करेंगे तो सॉल्ट वाटर मिलेगा, तो 1 2 3 से इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो इस आंसर के साथ हमने कई सारी चीजें कवर कर ली हैं, समझ रहे हो बात को, स्मार्ट तरीका देखो क्या निकल के आ रहा है, ऐसे आप करते चलो। आगे देखो, बेकिंग सोडा टेस्टेस विटर एंड फील सोपी टू टच बिकॉज, बेकिंग सोडा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, बेकिंग सोडा बिटर, तो बेसिक हुआ ना, बेस कैसे होते हैं टेस्ट में, बिटर, ये बार बार बोलने के पीछे रीजन है। मैं क्या दिखा रहा हूँ कि बिटर टेस्ट है, छूने में सोपी है तो वो बेसिक है, और छूने में जब सोपी है तो स्लिपरी तो होंगे, जैसे साबुन छुओ फिसल जाता है ना नहाते समय, वही है स्लिपरी। वनीला इजेंस इज यूज्ड एज अ नेचुरल olfactory इंडिकेटर बिकॉज, वनीला, समझना, वनीला वनी स्मेल की बात है, olfactory स्मेल को इंडिकेट करते हैं, ऑर्डर भी बोलते हैं इसको। इट्स स्मेल इज रिटेन इन एसिड एंड डिसअपियर इन बेस, एसिड में स्मेल करेगा और बेस में ये स्मेल नहीं आएगी। Which of the following of correctly balanced chemical equation for the reaction between aluminium and oxygen to form aluminium oxide? देखो देखो जरा ध्यान से देखो, ये वाली लेयर, अभी मैंने फॉर्मूला बोला था Al2O3, इस वाले क्वेश्चन के लिए यही तो प्रोटेक्ट करती है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आके ये लेयर बन गई, Al प्लस O2 गिव्स टू Al2O3, ये तो बैलेंस करने के लिए लगे हैं, पहुंच गए, बैलेंसिंग सिर्फ देखनी है, राइट। अब ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। एसर्शन, डिटर्जेंट आर मोर इफेक्टिव देन सोप इन हार्ड वाटर, बिल्कुल सही बात। क्यों है ये इफेक्टिव, क्योंकि हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, तो सोप उसमें अच्छा काम नहीं कर पाता, उसमें फेना नहीं बना पाता, डिटर्जेंट वहाँ पर वर्क अच्छा करता है। डिटर्जेंट आर मोल सोल्यूबल सॉल्ट, देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो रीजन मैंने बताया वही लिखा है, आयन इंस्टेड ऑफ प्रेसिपिटेटिंग, हाँ रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Why does dry acid gas not change the color of dry litmus paper but moist HCl does? सिंपल सी बात है, ड्राई है तो आयन तो है ही नहीं, ड्राई मतलब सूखा, ड्राई मतलब सूखा, आ जाओ देखो, dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper because it does not produce हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। बात समझ में आई, एब्सेंस ऑफ वाटर है ना, तो हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, इसलिए लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, ए की फिगर गिवन है, डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द थर्मल, थर्मल मतलब हीट, डिकम्पोजिशन ब्रेकडाउन फेरस सल्फेट क्रिस्टल। देखो देखो जरा ध्यान से देखना, इसमें कह रहे हैं राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन डिकम्पोजिशन की। देखो FeSO4 क्या है, ये फेरस सल्फेट, हीट, Fe2O3, SO2, SO3, तो ये सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गया दो से ज़्यादा में, दो या दो से ज़्यादा में ब्रेक डाउन हो जाए, डिकम्पोजिशन हो गया, प्रेजेंस ऑफ हीट तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या है, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस इवॉल्व एंड स्टेट इट्स नेचर, टॉक्सिक या नॉट। देखो मेरी बात को समझना, ये क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट जरूर है, बट ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं बनना है, समझो।
ब्राउन कलर ऑफन मेंशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जो क्वेश्चन दिया गया, टिपिकली रिफर्स टू द सॉलिड रेसिड्यू ऑफ फेरिक ऑक्साइड। क्या था वो? Fe2O3। जब इसको जलाते हैं, बर्न हीट देते हैं, तो Fe2O3 बचेगा ना, रेसिड्यू। फिर क्या है? गैसेस इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आर, कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। दीज गैसेस आर एक्चुअली कलरलेस। कैसी गैस है ये? कलरलेस गैस है, बट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट चोकिंग स्मेल। कैसी? पंजेंट चोकिंग स्मेल, मतलब बड़ा जलन सी नाक में लाएगी, सांस लेने में दिक्कत हुई, सिमिलर टू बर्निंग सल्फर। तो ये टॉक्सिक हुई ना। कैसी हुई? टॉक्सिक। पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस। अब बात जाओ, सर ने क्या बताया था, क्वेश्चन में आंसर छिपा है, देखो क्या लिखा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। दे दिए रिएक्शन का नाम, तो आप आंसर में क्या लिखोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। मैं बताऊं कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो पेपर में दिखता है, अभी मैंने मैथ में भी देखा था, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे पेपर में ही आंसर दिख रहे होते हैं। जैसे मुझे पता है 80 मार्क्स का ये पेपर होगा, 80 में से मुझे 20 से 30 मार्क्स क्वेश्चन पेपर से दिख रहा होगा। वो कैसे दिखता है? क्वेश्चन में से मैं देख लेता हूँ, है ना। वही चीज आपको सिखा रहा हूँ आराम आराम से पढ़ते हुए। चलो आ जाओ। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ores using different methods depending on their activity. Why is aluminium extracted by electrolysis while iron is extracted by reduction with carbon? समझो। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। वाई? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, रिएक्ट, है ना। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलिसिस से, जो मॉडरेट होते हैं उन्हें रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से करते हैं। बिकॉज, पसंद में आई, बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल एंड कैन नॉट रिड्यूस बाई कार्बन, कार्बन से रिड्यूस नहीं होगा। वाइल आयरन इज लेस रिएक्टिव, कैन बी रिड्यूस यूजिंग कार्बन। ये लेस रिएक्टिव है तो कार्बन से रिड्यूस हो जाएगा। Why is it difficult to extract metal like sodium and potassium from their compound? बहुत ज़्यादा ये हाईली रिएक्टिव है, एयर से रिएक्ट करते हैं, जला देंगे, सब कुछ जला देते हैं, ये बड़े गुस्से वाले हैं, मतलब ये। इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट मेटल, बहुत मुश्किल है इनको निकालना, लाइक सोडियम और पोटेशियम फ्रॉम देयर कंपाउंड बिकॉज दे हाईली रिएक्टिव। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे जलने लगते हैं, बर्निंग इसमें शुरू हो जाती है और लॉट्स ऑफ हीट निकलती है इस वजह से। पसंद में, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट है इनको एक्सट्रैक्ट करना। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालना है। और हाउ डज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इट इन इन्फ्लुएंसेस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला एथेनॉल का समझना। एथेनॉल, देखो एथ मतलब दो कार्बन, C2H5OH। एथेन होता है C2H6, एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पे OH आ जाएगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। कार्बन कितने हैं? दो। एन ग्रुप है तो सिंगल बॉन्ड। कार्बन देखो इसमें टेट्रा होता है, इस कार्बन गिनो, एक दो तीन चार, इसकी गिनो, ये वाला इसमें भी इंक्लूड है, ये वाला इसमें भी इंक्लूड है, यही तो बॉन्डिंग कर रहा है, ये वाला ही तो बॉन्डिंग कर रहा है। एक दो तीन चार हो गए। हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन, एक, ये ये क्या लगा दें? ऑक्सीजन, ओ लगा दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल ग्रुप है। एल्कोहल ग्रुप, इसका यूज किस में होगा? बिवरेज इंडस्ट्री में होगा। ऐसा कवर भी कर रखा है पिछले सैंपल पेपर में, वहां पर भी इसका आंसर लिख रखा है। बिवरेज इंडस्ट्री में अल्कोहल का यूज होता है, इसका डॉट स्ट्रक्चर भी बना रखा है। आगे, वाइल क्लीनिंग एन ओल्ड मेटेलिक गेट a student observed reddish brown flakes coming off the surface. The teacher explained that the flakes were rust formed due to chemical reaction between iron, oxygen and moisture. Write chemical reaction for rust formation mentioning the necessary condition. समझो, आयरन जो है, ध्यान सुनो, आयरन जो है हवा और पानी के कांटेक्ट में आके उसमें जंग लग जाएगी, Fe2O3, Fe2O3 हो जाएगी। और ये वाटर के कितने क्रिस्टल होंगे? मैंने वैसे यहाँ पर XH2O लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर XH2O लिख देना, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? रस्टिंग का। जब आयरन
हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाती है। द नेसेसरी कंडीशन क्या है रस्टिंग के लिए? ऑक्सीजन प्रेजेंस हो और वाटर भी हो। क्लियर? वाई डज रस्टिंग वीकन आयरन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम? रस्टिंग क्यों वीक करता है? देखो, रस्टिंग वीकेंस आयरन ऑब्जेक्ट बिकॉज रस्ट इज फ्लैकी एंड पोरस causing it to easily fall off the surface। आसानी से ही हो जाता है और वो धीरे धीरे कमजोर कर देता है। सजेस्ट द मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ द मेटेलिक गेट एंड एक्सप्लेन हाउ दे वर्क। समझना, दो मेथड प्रिवेंटिंग रस्टिंग के लिए। देखो, एक है पेंटिंग कर दे उसके ऊपर, है ना, रस्ट हटा के, और गैल्वेनाइजेशन कर दे। पेंटिंग क्या? पेंटिंग उसको प्रोटेक्ट करेगी, एक बैरियर मेथड हो गया जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से रुकेगा। गैल्वेनाइजेशन का मतलब हुआ जिंक की इसके ऊपर लेयर चढ़ा दे। जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो कोरोड सबसे पहले जिंक होगा, है ना। अगर जिंक स्क्रैच होगा उसके बाद में ही, अगर जिंक की, जैसे कि जिंक की लेयर चढ़ा दी, जिंक की लेयर जब हटेगी, जैसे कि वॉच देखो, वॉच देखना, इसका डायल शाइन कर रहा है, डायल शाइन कर रहा है, तो इसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है, जब ये लेयर हटेगी तब इस पर रस्टिंग चढ़ेगी, उससे पहले नहीं चढ़ेगी। बात समझ में आई? ये शाइनिंग सरफेस दिख रही है, ये जब लेयर हटेगी उसके बाद में रस्टिंग चढ़ेगी। यही लिखा है आंसर में। नेक्स्ट देखो, इज रस्टिंग का फिजिकल और केमिकल चेंज जस्टिफाई योर आंसर? रस्टिंग केमिकल चेंज है, रस्टिंग केमिकल चेंज है, ऊपर रिएक्शन भी करिए, ये वाली रिएक्शन करिए, अन्यू इसमें नया सब्सटेंस भी बन रहा है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग है, तो ओरिजिनल आयरन से, और ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब वापस वो चीज़ नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्या है? बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला NaHCO3 है, हैज़ मैनी यूजेस इन कुकिंग एंड फायर एक्सटिंग्विशर। देखो, राइट द केमिकल इक्वेशन। बेकिंग सोडा बनाने की केमिकल इक्वेशन बताओ। देखो, बेकिंग सोडा, जब सोडियम क्लोराइड, नमक, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, अमोनिया अमोनिया NH3, क्या मिल जाएगा? अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम बाई कार्बोनेट भी है, इसका नाम सोडियम बाई कार्बोनेट भी है, कॉमन नेम बेकिंग सोडा। बन गया ये। फिर क्या है? ये लैब प्रिपरेशन है इसका। वॉट हैपन्स व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड स्ट्रांगली एडेड टू विनीगर? क्या होगा जब इसको ज़्यादा गर्म कर दें? देखो, बेकिंग सोडा को गर्म कर दें तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर निकलेगी। क्या हुआ गर्म करने पर? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर कह रहे हैं विनेगर में मिला दें। बेकिंग सोडा को विनेगर में अगर मिला देते हैं तब क्या होगा? कुछ नहीं होना है, सिंपल। देखो, क्या होगा समझना, CH3CO है, H हटा, इसकी जगह पे Na आ गया, ये H हटा, ये देखो ये पेन से छुपाया, इसकी जगह क्या आएगा? Na आ गया, और क्या निकला? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आई? ये मिलके आएगा। एक्सप्लेन वाई बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज किया जा रहा है, क्यों यूज करते हैं, समझो, समझना बात को ध्यान से। इसमें बिकॉज इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन हीटेड, जब हमने गर्म करा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, हाँ निकली थी। कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर है एयर से और नॉन कंबिस्टिबल है, जलती नहीं है ये, सो इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब ये, जिस वजह से आग को पावर मिलेगी यानी ऑक्सीजन, उसको रोक देगा, जब ऑक्सीजन रुक जाएगी तो वहाँ पर बर्निंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी आग। इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या है? नॉन कंबिस्टिबल है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करने में हेल्प करती है। स्टेट वाई इट इज रिफर्ड टू ए बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट की तरह क्यों? क्योंकि फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड क्या है? H2CO3। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? इन दोनों से मिलकर हमारा एसिड और बेस, इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस, तो क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट। जो स्ट्रॉन्ग है वैसा सॉल्ट बन जाएगा।
व्हाट आर होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज क्या है? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ एल्केन। एल्केन का एग्जांपल दो। व्हाई डू मेंबर्स होमोलोगस सीरीज शो ग्रेडिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज व सिमिलर प्रॉपर्टीज? देखो सिंपल सी बात है, समझना बात को। होमोलोगस सीरीज फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद द सेम फंक्शनल ग्रुप। उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम फंक्शनल ग्रुप होगा और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। जैसे ये मैंने एल्केन का पूछ रहे थे, तो देखो CH4 C2H6 कह दो ना +2, कह दो ना +2, वही रूल है ना, तो एल्केन है ये। अब इसके बीच में देखो, सेकेंड से फर्स्ट में जाओ तो कार्बन का कितना डिफरेंस? एक। हाइड्रोजन 6 है, ये 4 है, 6 से 4 गए 2, तो सिंगल बॉन्ड CH2 का है ना। हर सक्सेसिव, जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस देखते थे, तो कॉमन डिफरेंस इसमें सिंगल बॉन्ड CH2 का मिला। मास डिफरेंस 14 यूनिट का मिला। 14 यूनिट 14 यूनिट का मतलब क्या है? कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है। देखो इधर समझो, मैं बता रहा हूँ। CH2 का मास में निकालो, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 2 लगे हैं, होता 1 है। देखो दोबारा कर देते हैं। CH2 है, कार्बन का कितना? देखो C+2H, कार्बन का कितना? 12, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, 12 और 2 14 यूनिट। 14 यूनिट का क्या है? डिफरेंस। क्लियर हुई बात? हर एक नेक्स्ट वाले से 14 यूनिट का डिफरेंस आता जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मॉलिक्यूलर का साइज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, दे शेयर सेम फंक्शन ग्रुप, क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप सेम होते हैं, विच प्राइमली डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन, है ना। अगर एल्कोहल ग्रुप लगा तो सारे एल्कोहल के होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा तो सारे उसके बनेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई इज मेथेन कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस? मेथेन, मेथेन यानी CH4 ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? हार्मफुल इफेक्ट बताओ मेथेन का एटमॉस्फेयर में जब ज़्यादा बढ़ जाए। मेथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज होता है। बात समझ में आई? मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि ये इट ट्रैप्स इन द एटमॉस्फेयर, कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज होता है। अब हम लोग सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी फिजिक्स का है। आ जाओ सेक्शन सी को करते हैं। देखो, स्ट्रेंथ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ए करंट कैरिंग सोलेनाइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। करंट कैरिंग सोलेनाइड किस पर डिपेंड नहीं करता है? देखो इससे पहले के सेट में इसको कवर करा है, रेडियस पर नहीं डिपेंड करता है। करंट कैरिंग सोलेनाइड किस पर डिपेंड नहीं करता है? रेडियस पर नहीं करता है। व्हेन 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टर, 4 वोल्ट की बैटरी आर से कनेक्ट है, 100 मिली एम्पीयर का करंट है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताओ। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितनी होगी? निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। किस तरीके से? ओम्स लॉ से। समझो कितनी है? 4 वोल्ट की बैटरी है और 100 मिली एम्पीयर से कनेक्टेड है। फॉर्मूला क्या है? वीर फॉर्मूला है। वी कितना है? 4 वोल्ट। करंट कितना है? करंट 100 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर, मिली एम्पियर मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे तो एम्पियर हो गया, इनटू रेजिस्टेंस। 2 जीरो कट गए, 10 डिवाइड का इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 40 ओम आ गया। इस गलती कहाँ होती है? आपसे गलती होती है कि मिली एम्पियर को चेंज नहीं करते। एक मिली एम्पियर में 1/1000 एम्पियर होते हैं, इसमें गलती होती है। तो 40 ओम आंसर आ गया। Assertion: iron filling scattered around a state current carrying conductor in a plane perpendicular to the length of the conductor arrange themselves in concentric circle. आयरन फिलिंग स्कैटर स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको मैं दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखो ये एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और आयरन फिलिंग इसके चारों तरफ पड़ी है, तो क्या होगा? तो करंट इस
ये ऐसे करके आयरन फिलिंग गोल गोल बन जाएगी, ठीक है, और डायरेक्शन ये हो जाएगी, डायरेक्शन ये हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ जाने की कोशिश करेगा ये। तो एसेशन सही है। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिल्कुल सही। मैग्नीट्यूड भी है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा और डायरेक्शन भी है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन टर्म पावर ऑफ accommodation, write the modification in the curvature eye lens which enables us to see the nearby object clearly। समझो, ability of eye lens, ability of eye lens to adjust its focal length। देखो, हम पास की चीज, अभी आप जहाँ बैठे हैं मोबाइल फोन देख रहे हैं, मोबाइल फोन को देख रहे हैं, और उससे हटा के दूर की चीज देखो, विंडो की तरफ देखो या अदर साइड देखो, तो आपने पास और दूर की चीज जब देखी तो आप, क्या हुआ, पावर ऑफ अकोमोडेशन हुई, आंखें खुद अपने आप फोकल लेंथ एडजस्ट कर रही है ना। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। द सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो रियर व्यू इमेज बनी हुई है एनसीईआरटी के फिगर में, उससे ये है, विच मेक्स द आई लेंस थिकर एंड मोर कर्व्ड, दिस इंक्रीजेस कन्वर्जिंग पावर। कन्वर्जिंग कहाँ से आया, क्योंकि आई में कॉन्वेक्स लेंस है, ऑफ द लेंस allowing the eye to focus on nearby the object clearly। पास की देखे चाहे दूर की देखे, ये नोटबुक में लिखी हुई चीज क्लियर दिख रही है, देख रहे हो आप, समझ रहे हो बात को? नहीं दिख रही है तो वीडियो की क्वालिटी को और इनहेंस कर लो, जैसे अभी 360 पे चल रही है, उसे 720 पे लगा लो, 1080 पे लगा लो, और अपनी तो 4K है, 4K पे लगा लो। क्या समझे? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या पूछा गया है इसमें, ड्यूरिंग इवनिंग स्टडी। अच्छा, आप लोग ये सुबह कर लेना, इवनिंग के चक्कर में मत रहना। Ankit noticed that the letter in his book appear blurred when he holds it too close to his eyes, but appear clear when he moves it away to a certain minimum distance। मिनिमम डिस्टेंस बताओ। अंकित, मैं तुमको बताता हूँ, शाम को तुम पढ़ाई करो चाहे सुबह पढ़ाई करो, तुम्हें नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का है, फार पॉइंट अंकित इन्फिनिटी का है, तुम बहुत दूर तक देख सकते हो, और फ्यूचर तुम्हारा बहुत दूर तक जा सकता है। डिपेंड करता है कि आज तुम क्या कर रहे हो अंकित। तो नॉर्मल वैल्यू क्या है, नॉर्मल ह्यूमन आई की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो अंकित के केस में ये दो बातें हो गई। आंसर समझ में आया? आंसर इसका नियर पॉइंट, दूसरे का 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। दोनों बीमारियां हो गई इसको, दोनों ही आई में प्रॉब्लम हो गई, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, ना दूर का देख पा रहा ना पास का देख पा रहा। व्हाट काइंड ऑफ लेंस, दोनों हो गई, तो फोकल लेंथ लगेगा बाई फोकल लेंस। कौन सा लगेगा? बाई फोकल लेंस। कौन सा लगेगा? बाई फोकल लेंस। फिर क्या है, हाउ आर दीज लेंसेज प्रिपेयर्ड, कैसे होगा, समझो जरा ध्यान से, ये बहुत अच्छा लिखने के लिए ध्यान देना है इस पे। बाई कंबाइनिंग अ कॉन्केव लेंस एंड अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्केव भी होगा और कॉन्वेक्स भी होगा। द अपर पार्ट ऑफ बाईफोकल लेंस इज, अपर पार्ट किसका? बाईफोकल लेंस का, कॉन्केव। कैसा? कॉन्केव। और करेक्ट मायोपिया, मायोपिया के लिए कॉन्केव लगता है, कहाँ लगा? अपर पार्ट, अपर पार्ट, अपर पार्ट। और लोअर पार्ट कॉन्वेक्स, लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस लगा हाइपरमेट्रोपिया के लिए। आप जब बुक कॉपी पढ़ते हो तो पास में रखते हो तो नीचे देखते हो, दूर की चीज़ देखनी है, आपको बड़े सपनों को पूरा करना है, बड़े सपने दूर की चीज़ हो गई ना, उसे देखने के लिए क्या करोगे? कॉन्वेक्स लेंस, जो आपकी आंखों में ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप लोग ऑलरेडी बड़े सपने देखने के लिए प्रिपेयर्ड हो, बस देखना है कि इसे पूरा कैसे करते हैं। आ जाओ, जैसे अभी का टारगेट क्या है, साइंस के पेपर में कुछ भी हो जाए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है, ये टारगेट है। अब पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, अच्छा ये तो हो गया, लेंसेज प्रिपेयर भी हो गया। इस क्वेश्चन पे आओ, 3 रजिस्टर्स इन सर्किट आर अटैच एज शोन हेयर। 3 ये रेजिस्टेंस लगे,
The resistance of F and G are 8 ohm, 4 ohm respectively. 8, 4. Resistance of E is unknown. देखो इस पे E पड़ा हुआ है. Resistance connected in parallel 8 वोल्ट की बैटरी से है. What type of arrangement resistor are shown in figure? किस में लगे हैं रेजिस्टेंस? सबको पता है सर, पैरेलल में लगे हैं. करंट क्या दिख रहा है? अलग अलग. पैरेलल में करंट क्या होता है? अलग होता है. बट वोल्टेज क्या होगा? सेम रहेगा. तो ये किस में अरेंजमेंट है? पैरेलल में अरेंजमेंट है. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ, अब देखो ये क्वेश्चन सही तो आंसर निकल आया, कुछ करा कुछ भी नहीं. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ई? ई का रेजिस्टेंस बताओ. अगर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, निकाल लेते हैं. लाओ ये पेपर को साइड में रखते हैं, आ जाओ. देखो ई बताना है, तो ई के लिए हमें रेजिस्टेंस ई में निकालना है. रेजिस्टेंस इन ई तो निकालने के लिए V अपॉन आई हो जाएगा. ओम्स लॉ से V कितना है? पैरेलल में कनेक्ट है 8 वोल्ट. I कितना है? 0.2 एम्पियर. पॉइंट हटाया, जीरो लगाया. 2 से 80 कैंसिल, कितना आ गया? 40. ई रेजिस्टेंस आ गया 40 ओम. सेकेंड क्वेश्चन हो गया. ठीक है, बात समझ में आ गई. चलो आगे करते हैं. आगे पूछा है व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. अच्छा टोटल करंट बताओ. इसका तो करंट पता था, रेजिस्टेंस पता चल गया. इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका नहीं करंट पता है ना, इसका करंट पता है. तो हम इन दोनों का करंट निकाल लें, फिर 1 2 3 इन तीनों का करंट ऐड कर लें, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा. बेफजूल आपको न्यूमेरिकल डिफिकल्ट लगते हैं, मुझे तो लगे नहीं आज तक, आपको भी नहीं लगते हैं. देखो देखो ये डिफिकल्ट है या आसान. देखो I1 निकालते हैं. I1 कैसे? वीर फार्मूला ओम्स लॉ से. ओम्स लॉ से क्या होगा? ओम्स लॉ से V अपॉन, हम लोग F का निकालें तो R है. V कितना? V 8 ओम दिया है. R कितना? रेजिस्टेंस भी 8 ओम दिया है. क्या हुआ? 8 8 कैंसिल, 1 एम्पियर. I1 आ गया. I2 V अपॉन दूसरा किसके लिए? रेजिस्टेंस G वाले के लिए. वी आर 8 क्यों? 8 इसलिए क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है. फिर ये कितना है? 4. 4 से कैंसिल हुआ, कितना आया? 2 एम्पियर. I1 I2 टोटल करंट निकाल लें. टोटल करंट का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस I3. अब I1 कितना है? I1 1. I2 कितना है? 2. I3 कितना है? 0.2. ये सेकेंड क्वेश्चन में दिया था, देखो यहाँ यूज भी करा था. 1 2 3 3.2 एम्पियर. क्या है ये? टोटल करंट है. क्या है ये? टोटल करंट. समझ में बात आ गई? कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो आगे बढ़े. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर. अरे ये तो कुछ भी नहीं है, रिलेशनशिप बता दो. देखो रिलेशनशिप फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है. हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें तो. फिर वाई इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ड्रॉ द रे डायग्राम लाइट ट्रेवलिंग इनटू ग्लास फ्रॉम द एयर. हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ग्रेटर देन 1. ड्रॉ द रे डायग्राम. समझते हैं, समझना जरा बात को समझो. सबसे पहले इरेज कर दो इसको. अब देखो कैसे करेंगे. क्वेश्चन में है कि हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 क्यों होती है. जरा देखो, आ जाओ ध्यान दो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी. सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑलवेज. अभी न्यूमिनेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा है, जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, मेरी बात समझना ध्यान से, जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो एक से तो बड़ा होगा ही, एक से बड़ा ही होगा क्योंकि इम्प्रॉपर हो गया ना. क्या हो गया? इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक से ज़्यादा होगा. जब ये एक से ज़्यादा हो गया तो ये प्रूवमेंट हो गया. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई. ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। फिर पूछना है ड्रॉ रे डायग्राम ग्लास से एयर में जा रहे हैं। देखो हम लोग एक गिलास बना लेते हैं, एक गिलास बना लिया, गिलास से एयर में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गिलास से एयर में। समझना बात को ध्यान से, गिलास से एयर में जा रहे हैं, यानी कि गिलास कैसा हुआ? डेंसर, एयर कैसा हुआ? रेयर। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एयर से ग्लास, ग्लास से कहाँ जा रहे हैं? एयर में। तो देखो ग्लास है, एयर में जा रहे हैं, गिलास से एयर में जा रहे हैं। समझो कि बार बार मैं बोल के इसीलिए कर रहा हूँ, देखो पकड़ने वाली बात है यहाँ पे। समझो ये ग्लास है, एयर में जाना है, तो ग्लास में क्या होगी? क्या होगी? जब एयर से ग्लास में गए तो बेंड हुई, और ग्लास से जब जाएंगे कहाँ पर? एयर में। देखो ये लाइट आने वाली लाइट है, ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाएगी? दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? ये कैसा है? डेंसर। ये क्या है? ग्लास। बाहर क्या है? एयर। ग्लास से एयर में गए तो नॉर्मल से अवे। वाई? इसलिए क्योंकि ये डेंसर है और ये कैसा है? रेयरर, मीडियम। क्लियर हो गई बात? फिर क्वेश्चन ने पूछा है अ लेंस हैज -3 पावर। समझो इसको भी समझो, लेंस की पावर दी गई है, पावर दी गई है -3 डायोप्टर। फोकल लेंथ बताओ, फोकल लेंथ बताओ। पावर निगेटिव है यानी कॉनकेव लेंस है। समझना कैसे करेंगे। पावर दिया गया है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1 अपॉन, अच्छा फोकल लेंथ निकालनी है, सिंपल फॉर्मूला लिख लेते हैं, पावर इजकल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो हमें पावर दी है -3, 1 अपॉन एफ, ये इधर जाएगा, एफ इजकल टू 1 अपॉन -3, तो ये -0.33 आ जाएगा मीटर में। इसमें आ जाएगा मीटर में। फोकल लेंथ आई है निगेटिव, निगेटिव का मतलब कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है? कॉनकेव। कब यूज होता है? मायोपिया के लिए। इमेज कैसी बनती है? कॉनकेव है, इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी होना, वर्चुअल मतलब स्किन पे ऑब्टेन ना होना। पहुंच गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 37 में देखो क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। एक ऑब्जेक्ट 42 सेंटीमीटर से कॉनकेव लेंस में है जिसकी फोकल लेंथ 14 सेंटीमीटर है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है, लेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकालो, इमेज वी निकालना है। आ जाओ, देखो कुछ भी नहीं है, समझना बात को, इसको इधर ही रख लें। चलो देखो, देखो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लेंस फॉर्मूला यूज करके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है, यू कितना दिया गया है? -42 सेंटीमीटर, -42 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है हमें? ध्यान से देखना, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉनकेव है तो ये भी माइनस में होगी। लेंस फार्मूला यूज करेंगे, लिख लेंगे बाय यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू को पुट कर लें, -1/14, v की वैल्यू हमें पता नहीं है, u की वैल्यू -1/42। समझना साइन की गलती नहीं करनी है। इसको रोका, ये इसके आगे देखो माइनस लगा, ये माइनस मत देखो अभी, ये माइनस लगा, ये माइनस का इधर लेके प्लस हो गया, और ये वाला माइनस अब देखोगे तो कितना हुआ, ये कॉपी करा, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का इधर लेके हो गया माइनस। ये बात समझ में आ रही है? बोलो, समझ में बात आ रही है ये? अब क्या करो, एलसीएम, ये देखो गलत लिखा, 14 आएगा, इसका एलसीएम लो, कितना आया? 42, 14 में 3 जा, 14 में 3 जा -1 जा, एलसीएम लिया है सिंपल, माइनस का 4y, 42 इक्वल टू 1/v। वी निकाल लें, रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्या आ जाएगा? -42/4, और टू टू जा 2 बन जा, 21 का आधा, 21 का आधा 10.5, तो इमेज डिस्टेंस आ गई 10.5 सेंटीमीटर।
4 कैरेक्टरिस्टिक बताओ, नेचर बताओ, पोजीशन बताओ और साइज बताओ। देखो लेंस कौन सा है, देखो ये निगेटिव है, तो निगेटिव का मतलब कॉनकेव, कॉनकेव का भी पीछे कराया था। कैसा नेचर होगा, वर्चुअल, कैसा होगा वर्चुअल, और कैसा होगा इरेक्ट, और कैसा होगा डायमिनिस्ट, 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 और कैसा होगा इमेज डिस्टेंस आ गई है माइनस की 10.5 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन शो कर रहा है सेम साइड, सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस। पहुंच गए, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से नोट कर लो ये। फिर कह रहे हैं ड्रॉ रे डायग्राम बनाओ पार्ट बी के अकॉर्डिंग। देखो रे डायग्राम बना के बताते हैं, नेचर ये जो लिखे हैं ये अब देखो इसको प्रूफ भी कर देते हैं। देखो रे डायग्राम समझना, रे डायग्राम कैसे बनेगा, कौन सा लेंस है कॉनकेव, देखो ये कॉनकेव, ऊपर नीचे चौड़ा बीच में पतला, कॉनकेव लेंस है। अब ये क्या बनेगी, देखो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया फोकस, ये हो गया 2f क्योंकि लेंस है ये, इसके बिटवीन ऑब्जेक्ट रखा, इसके बिटवीन ऑब्जेक्ट रखा। कैसे पता चला ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्योंकि जब फोकल लेंथ 14 है तो उससे ज़्यादा दिया गया ना, u की वैल्यू बिगर है f से, क्वेश्चन में दिया है ना ये, तो उससे पता चला इसके आगे होगा, तो यहाँ पर रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद एक पैरेलल है, जब पैरेलल है और लेंस है कॉनकेव तो ये हो जाएगी डाइवर्ज, क्या हो जाएगी डाइवर्ज। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे जाके मिलेगी, ये पीछे बढ़ा दें। फिर दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दें, कहाँ से पास कर दें, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, यहाँ पर कट करी, बिना बेंड हुए निकल जाएगी, तो यहाँ पर कट करी, ये क्या बन गया देखो ट्यूब, ये ए है, ये बी है, ये अपना ए डैश है, ये बी डैश है। ऑब्जेक्ट बड़ा था, ये कैसा हो गया छोटा, ये इसका फिगर हो गया। कितना प्यारा बना है, अच्छा लग रहा ना, चलो अच्छा बन गया, धोखे से ही अच्छा बन गया है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। प्रैक्टिस की वजह से अच्छा बनता है, ऐसे ही नहीं अच्छा बनता है, इसे प्रैक्टिस लगती है। आप ही स्केल का यूज करते हुए हाथों से अच्छे से बनाना एग्जाम में, प्रैक्टिस। चलो आओ 38 ये पूरी थ्योरी दी गई है, ठीक है। देखो इसको पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद हमने देखा ये तो बाहर है, तो बाहर है तो कौन सा प्रॉब्लम हो गई, पता चल गई, कौन सी हो गई, हाइपरमेट्रोपिया। खुशी की बात है ना, ये पूरी लैंग्वेज दी गई। सर ने क्या करा, इससे नहीं जाएंगे, जब फालतू टाइम हो, टाइम बचे तब पढ़ लो, फिगर से दिख गया ये क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। अब माइंड में ये रहेगा हाइपरमेट्रोपिया। अब क्वेश्चन में जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लेंस यूज्ड, सिंपल, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे जो और कन्वर्ज कर दे। नियर पॉइंट 42 सेंटीमीटर है, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ही यूज। अब ये कह रहे हैं व्हाट शुड बी फोकल लेंथ ऑफ लेंस ही यूज्ड। समझना, समझना बात को, इसमें इन लोगों ने पूछा है नियर पॉइंट ऑफ द I42, जबकि नियर पॉइंट होता कितना है, पास का कितना होता है, पास का होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन वो यहाँ तक साफ देख पा रहा है ना। समझो बनाते हैं इसको, इसको करके बताते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। देखो ऑब्जेक्ट वो देख ले रहा है 42, है ना, तो फोकल लेंथ बतानी है, ऑब्जेक्ट वो कितना देख ले रहा है 42, यानी कि वो देख पा रहा है ऑब्जेक्ट को 42 सेंटीमीटर तक, ये क्या है, वो इतने ऑब्जेक्ट देख पा रहा है इतनी दूर तक पास का, तो ये उसका हो गया इमेज डिस्टेंस, वो भी माइनस में। वैसे होती कितनी है 25 सेंटीमीटर, निगेटिव लेंगे यू ऑलवेज, लेंस फॉर्मूला 1/f=1/v माइनस 1/u, 1/v कितना -25 माइनस u कितना, v है 42 और u कितना है माइनस का 25। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस का 1/42
प्लस का 1/25, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी। क्लियर हो गई बात, पहुंच गए। चलो इसके बाद में एलसीएम ले लें क्या, एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे ना, हाँ बस पॉजिटिव आ रहा है। देखो फिर क्या है, वॉट विल बी द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ आ गई, हाँ आ गई। फोकल लेंथ जब आ जाएगी तो सर ने अभी बताया इससे फोकल लेंथ आ जाएगी, तो पावर का फॉर्मूला 1/f हो गई, पावर का फॉर्मूला 1/f हो गई। अब ध्यान क्या रखना है, ये आएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को किस में चेंज कर दोगे, मीटर में, क्योंकि पावर किस में होती है, डायोप्टर में, इसलिए सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर ओनली फॉर पावर। नेक्स्ट क्या है, राइट वन पॉसिबल कॉज। देखो हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, आई जो वॉल है वो शॉर्ट हो जाती है, आई वॉल बहुत ही शॉर्ट हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है जो फोकल लेंथ है आई लेंस का वो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है। देखो फोकल लेंथ लॉन्ग हो गया, आई वॉल देखो छोटा हो गया, शॉर्ट हो गई, टू स्मॉल, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, दो यूज बताओ, लेवल बनाओ, ड्रॉ द लेवल, समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है, जब करंट पास करते हैं तो वो बिहेव लाइक अ मैग्नेट करता है, सॉफ्ट आयरन के ऊपर कवर कर देते हैं, मतलब ऐसे चरखी होती है, धागा ऐसे लपेटते हैं, जैसे ये चरखी है, इसके ऊपर धागा लपेट दिया ऐसे, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यूजेस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज लाउड स्पीकर में, इलेक्ट्रिक बेल में किया जाता है। सॉफ्ट आयरन का यूज मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत आसानी से हो जाता है, क्विक डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, जैसे ही हमने स्विच ऑफ करा यानी करंट सप्लाई रोकी, वैसे ही क्या हुआ, डीमैग्नेटाइज हो गया। व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ मेकिंग इट डील फॉर टेम्परेरी मैग्नेट, तो ये कैसी मैग्नेट हुई, टेम्परेरी मैग्नेट हुई। हो गए दोनों। What is the function of earth wire in electrical instrument? अच्छा, अपने अपने रूम में बैठे हो तो रूम में देखो स्विच बोर्ड लगा है, उसमें 3 प्लग वाला लगा है, जो 2 नीचे लगे हैं, एक ऊपर लगा है, एक ऊपर लगा है वो कैसा है, अर्थिंग का है। ये क्या करता है, दिस प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक टू द यूजर एंड प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज बाय ब्लोइंग द फ्यूज, है ना, डैमेज से बचाने के लिए। What is the usual current rating of the fuse wire in the line to feed light and fans? तो देखो यूजुअल करंट जो होता है, जो फैन और लाइट का, वो 5 एम्पियर तक लेता है। अपने इंडिया में जितने भी घरों में फैन और ये यूज़ होता है उसमें करंट जो लिया जाता है वो लगभग 5 एम्पियर का है, फिक्स है आपकी बुक में। इज अ फ्यूज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, फ्यूज को सीरीज में लगाएंगे तभी तो आगे की डैमेज होने से रुकेगा। अब फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर, किसके साथ में, लाइव वायर के साथ में। लाइव वायर के ऊपर कैसा इंसुलेटिंग चढ़ा होता है, रेड कलर का, इन ए हाउस होल्ड सर्किट। What is the short circuit? Short circuit. This causes a very large current. बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर दिया, लार्ज करंट थ्रू द सर्किट विच कैन जनरेट एक्सेसिव हीट, विच कैन जनरेट एक्सेसिव हीट पोटेंशियली लीडिंग टू फायर्स, जिस वजह से आग लग जाती है, डैमेज हो जाते हैं एप्लियंसेस, राइट। यहाँ पर ये पेपर हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट, पूरा पेपर, प्रैक्टिस पेपर नंबर 4। अब हम लोग 5 को करेंगे, समझना, मेरी बात को समझो। हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, अब बात समझना, जो बातें मैंने आंसर शीट में बताई हैं उसको अगर आपको आती नहीं है, वो वर्ड्स आते नहीं है, तो उनको लर्न कर लो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। लर्न करके उनको अपनी नोटबुक में लिख भी लो, लिख भी लो, है ना। आपको सैंपल पेपर हम लोग ओसवाल का लगा रहे हैं, उसका पीपी पहला एक बार, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हम लोग अभी तक कर चुके हैं। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अच्छे से क्या कर लो, प्रीपेयर कर लो, राइट। इसके बाद में आपको पीपी 5 भी मिल जाएगा, पीपी 5 मिल जाएगा। इसके बाद में 24 फेब यानी कि कल के दिन आपको क्विक में बहुत तेजी के साथ में, बहुत तेजी के साथ में मैं
फिजिक्स जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसके मैं क्विक अपने नोट्स किस तरीके से मैं सोचता हूँ, किस तरीके से मैं क्या बनाता हूँ, वो उसमें जल्दी-जल्दी से बताता चलूँगा। ठीक है? तो डाउट निकाल के रख लेना, डाउट मुझे बता देना, उन डाउट के बेस पे मैं क्विक रिवीजन लेके आऊँगा और 24 फ़ैब को एक और लेके आऊँगा स्पेशली फॉर यू, जैसे मैं मैथ्स में लाया था, देखा था कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो थी। हाउ टू राइट साइंस आंसर शीट, ये दोनों देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम में बूस्टर कितना काम करेगा, डरना बिल्कुल नहीं है। सर ने पूरे पेपर में क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं? आराम से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? आराम से पढ़ते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ से निकालते हैं? क्वेश्चन से ही निकालते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि प्रशांत गुप्ता सर हमेशा ये कहते हैं कि 80 में से 20 से 30 नंबर का पेपर देगा। पेपर देगा कोई भी लेवल हो जाए। मैथ जैसा लेवल आया उससे भी ऊपर चला जाए। वैसे मैथ का इतना लेवल आया नहीं था। अगर आप आराम से करते, देखो मैंने सेक्शन ए के लिए कहा था कि पूरा वैसे आएगा। अब चलो ये बातें करेंगे नहीं, लेकिन ये मान के चलो ये सिर्फ़ आपको मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर जिस भी लेवल का आ जाए, आराम से रीड करो और जो आपने सीखा है, आता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। ओनली ये मेरा पॉइंट है यहाँ पर कहने का। ठीक है? चलो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर के साथ में। एक प्रॉमिस याद रखना, प्रॉमिस क्या है हमारा आपका? हमारा आपका प्रॉमिस ये है, रेस्ट करोगे, पीपी करोगे, रिवीजन करोगे, ठीक है? रिवीजन, पीपी, बस ये 3 काम करने हैं। ठीक है? पेपर कैसा करना है? 80 में से 80 का पक्का है। ठीक है? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।